हेलो डियर, आप सभी को वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग टिप्स पे। तो आज का वीडियो है ग्लूकोमा के ऊपर। दोस्तों ग्लूकोमा जो कि 15 नंबर 10 नंबर में पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन है। सेकेंड ईयर दोस्तों मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 का है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लूकोमा, और दोस्तों क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो आज हम इसको दोस्तों अच्छे से देखेंगे। जैसे ग्लूकोमा दोस्तों जानते हैं कि कोई भी बीमारी आपसे सेकेंड ईयर में पूछता है तो उसका बीमारी लक्षण, उसका उपचार, डायग्नोसिस, नर्सिंग प्रबंध सब चीज़ पूछता है। उसी प्रकार से ग्लूकोमा भी एक आँख का बीमारी है। तो ये दोस्तों ग्लूकोमा के बारे में यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिनिकल कॉज मतलब कारण, क्लिनिकल फीचर मतलब इसका जो लक्षण होता है, डायग्नोसिस मतलब जो भी इसका डायग्नोसिस होता है। उसके बाद है इसका मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट ग्लूकोमा में, मतलब मेडिकल के तरफ से क्या मैनेजमेंट होगा और नर्सिंग के तरफ से क्या मैनेजमेंट होगा ग्लूकोमा के लिए। तो ये सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे और आज के बाद ग्लूकोमा के ऊपर से आपको कोई भी डाउट रहेगा वो दूर हो जाएगा। बहुत आसानी से हम इसको समझने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन लेके आए हैं, अब एक एक क्वेश्चन ही एग्जाम तक समझने का कोशिश करेंगे। वीडियो बड़ा हो जाता है, बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि 20 मिनट के अंदर में इसको अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। वीडियो जितना शॉर्ट हो जाए अच्छी बात है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। फ्रेंड्स मैं बता दूं ग्लूकोमा होता क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, मैं एक बात बता देता हूँ कि अब ये जो सीरीज चल रहा है ये एग्जाम तक दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आप मिस करते हैं अब से तो आपको दोस्तों नुकसान ही होगा, क्योंकि आप कितना भी दोस्तों कर लीजिए पढ़ के चीज़ों को आप लोग नहीं समझ सकते हैं बिना समझाए हुए, बिना चीज़ों को देखे हुए। तो आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा, साथ साथ वीडियो डेली देखिए ताकि आपको वीडियो ओवरलोड ना हो जाए। डेली देख लीजिएगा तो वीडियो डेली आप देखते चलिएगा, रिवाइज होते चलेगा चीज़ों के बारे में। अगर मानिए बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है, इसमें का आधा चीज़ भी अगर आपको याद हो जाता है तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। और ऐसे अगर आप पढ़ते हैं बुक से या PDF से तो दोस्तों उतना आप सक्सेस नहीं हो पाइएगा जितना यहाँ पे समझकर आप सक्सेस हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों पहली बात है सबसे कि आप पूरे यूट्यूब पर ढूंढ लीजिए, आपको प्रॉपर वे में क्वेश्चन को कोई नहीं समझाएगा, बस थोड़ा मोड़ा आपको नॉलेज दे देगा, कहानी ख़त्म। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका तैयारी कराया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लूकोमा होता क्या है पहले जान लेते हैं कि ग्लूकोमा है क्या। तो ग्लूकोमा विकारों का एक समूह है। दोस्तों विकार मतलब होता क्या है, विकार मतलब समस्या या बीमारी होता है। तो जो ग्लूकोमा है एक बीमारियों का समूह है जिसमें आँख में भरे तरल के कारण उत्पन्न इंट्राओकुलर प्रेशर IOP समान से इतना बढ़ जाता है। साथियों ग्लूकोमा एक बीमारियों का या समस्या का एक समूह है। ग्लूकोमा किसका बीमारी है? तो दोस्तों ये आँख का है। आँख में होता क्या है कि हम या आप सभी जानते हैं कि आँख में तरल भाग भी है, तरल पदार्थ भी पाया जाता है, तभी तो आँख से हमारे कचाव निकलता है। तो वो सब जो दोस्तों तरल चीज़ें हैं, कहता है इस तरल चीज़ें को इतना ना दोस्तों उत्पन्न हो जाता है, इतना ना चीज़ें उसमें बढ़ जाता है तरल चीज़ें आँख में, कि ये जो तरल चीज़ें है क्या करता है, हमारे जो ऑप्टिक नर्व है जो आँख को हमारे ब्रेन तक संदेश पहुँचाता है और हम किसी चीज़ को देखने का अनुभव प्राप्त करते हैं ऑप्टिक नर्व के थ्रू ही देखते हैं। आँख क्या है दोस्तों? आँख एक लेंस है। आँख एक लेंस है, लेकिन जो लेंस दिखाता है हमें और हम चीज़ को देख के महसूस करते हैं तो वो महसूस करने का चीज़ें जो होता है देखने से वो ऑप्टिक नर्व ही होता है। अगर मानिए ऑप्टिक नर्व नष्ट हो जाएगा तो आँख से आपको कोई चीज़ें दिखेगा लेकिन आप महसूस नहीं कर पाइएगा, मतलब अंधापन हो जाता है। तो वही चीज़ें है कि ग्लूकोमा में तरल इतना ना ज़्यादा बढ़ जाता है जिससे हमारे जो नर्व है, जो हमारा जो ऑप्टिक नर्व है उस पर इतना ना ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है जिसके कारण क्या होता है, ऑप्टिक नर्व नष्ट हो जाता है। और नष्ट होने के साथ ही ये अंधापन इससे हो सकता है। जैसे कि तस्वीर में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। यहाँ पे देखिए साथियों, ये हमारा आई है, आँख है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बीच वाला जितने भी ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं, ये ब्लैक ब्लैक ये सब क्या है, द्रव भरा हुआ है। अब ये जो द्रव है जो हल्का फल्का होना चाहिए यह बहुत अत्यधिक हो चुका है, सभी आँख में फैल गया है। अब ये अत्यधिक होने से क्या कर रहा है, ये हमारे ऑप्टिक नर्व जो यहाँ से निकलता है और ये हमारे दिमाग तक, दिमाग से जो कनेक्शन है, ये आँख का कनेक्शन जो हमारे दिमाग से है, संवेदी से है, ये जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हाँ ये चीज़ को हम देख रहे हैं। तो
ऑप्टिक नर्व जो करता है, तो ये जो ब्लैक ब्लैक जो द्रव देख रहे हैं, यही द्रव है क्या चीज़, यही तरल द्रव है। और यही तरल द्रव जो है इंट्राओकुलर प्रेशर के रूप में ये दबाव दे रहा है हमारे आँखों पे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो दबाव है यहाँ पे ये वाले क्षेत्र में भी दे रहा है, मतलब हमारा जो नर्व है ऑप्टिक नर्व उस पर भी दबाव दे रहा है। और दबाव देने से होता क्या है कि अत्यधिक तरल हो जाएगा तो अत्यधिक दबाव देगा, और अत्यधिक दबाव देने से ऑप्टिक नर्व क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। और जब ऑप्टिक नर्व नष्ट हो जाएगा तो अंधापन छा जाएगा। तो ये चीज़ें होता है दोस्तों। तो ये चीज़ें जो है दोस्तों हम लोग देख चुके हैं कि ग्लूकोमा होता क्या है। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं कि इसका कारण क्या होता है। साथियों, ग्लूकोमा का क्या कारण होता है, कॉज जिसको हम लोग बोलते हैं, तो चलिए देखते हैं। ग्लूकोमा के मुख्य कारण होते हैं, पहला है एक्वस ह्यूमर का सामान से अत्यधिक निर्माण। दोस्तों जो हमारा एक्वस ह्यूमर है दोस्तों, जो एक्वस ह्यूमर है इसका अत्यधिक निर्माण, मतलब जो समान होना चाहिए उससे अत्यधिक निर्माण किसका, एक्वस ह्यूमर का। तो इसका निर्माण भी दोस्तों ग्लूकोमा का कारण बनता है। एक्वस एवं विट्रोयस ह्यूमर के मध्य के प्रचार असंतुलन। दोस्तों जो एक्वस होता है और जो विट्रस होता है इसके बीच में दोस्तों क्या है, जो असंतुलन होता है वो भी कारण बनता है। उसके बाद है आँख में किसी प्रकार का संक्रमण, आई इन्फेक्शन, जैसे रेटिनाइटिस। जी हाँ दोस्तों, आँख का इन्फेक्शन भी दोस्तों ग्लूकोमा का कारण बनता है, जैसे रेटिनाइटिस। ये चीज़ें हैं। आँख में चोट लगना दोस्तों, आई ट्रॉमा, मतलब आँख में चोट लगेगा उसके कारण भी दोस्तों ग्लूकोमा हो सकता है, क्योंकि चोट लगने से ऑप्टिक नर्व पे प्रेशर पड़ेगा और वो ऑप्टिक नर्व नष्ट हो जाएगा तो फिर अंधापन हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका कारण कि जन्मजात विकृतता होना, जैसे ऑटोसोमल रिसीव ट्रेट। जी हाँ साथियों, तो जो कारण है ग्लूकोमा का वो यहाँ पे 4-5 कारण है जिसको आपको याद रखना है। ग्लूकोमा में 2 चीज़ याद रखिएगा कारण में, एक याद रखिएगा एक्वस ह्यूमर और एक याद रखिएगा विट्रस ह्यूमर। तो दोस्तों एक है कि एक्वस जो ह्यूमर है इसका सामान से अत्यधिक निर्माण होने लगेगा तो हो सकता है ग्लूकोमा। दूसरा है कि जो एक्वस है या जो विट्रस है ये हमारे आँख में पाया जाता है, तो जो ये एक्वस और जो ये विट्रस है इस दोनों ह्यूमर के बीच में जो प्रचार है जो फॉलो होगा वो असंतुलन हो जाएगा, मतलब इनबैलेंस हो जाएगा। तो ये जो प्रचार है जिसके कारण होगा। आँख में किसी प्रकार के संक्रमण जैसे रेनाइटिस जो होता है उसके कारण हो सकता है। आँख में चोट लगने से भी हो सकता है। जन्मजात विकृतता, मतलब जन्म से भी अगर कोई प्रॉब्लम है आँख में तो वो भी हो सकता है। तो ये जो दोस्तों है इजी है, पहला याद रखिएगा एक्वस ह्यूमर का अत्यधिक निर्माण, दूसरा है एक्वस और विट्रस ह्यूमर के बीच में असंतुलन प्रचार। उसके बाद है कि आँख में किसी प्रकार का संक्रमण, आँख में चोट लगना या जन्मजात प्रॉब्लम। तो ये चीज़ें हो गया कारण ग्लूकोमा का। अब इसके हम लोग लक्षण देखने वाले हैं। लक्षण क्या होगा, मतलब जब ग्लूकोमा होगा तो क्या लक्षण दिखाई देगा। तो दोस्तों निम्न लक्षण दिखाई देगा या उत्पन्न होगा। आँख में दर्द होगा, जो आँख है दोस्तों उसमें दर्द होने लगेगा। अगर ग्लूकोमा का लक्षण दिखाई देता है तो आँख में दर्द होगा। दूसरा चीज़ है जो परिधि है दृष्टि का वो कम होगा, मतलब मानिए जो हमारा आई है, ये आई है तो अभी जो ये इतना है तो ये सिकुड़ के क्या हो जाएगा, छोटा सा आँख छोटा दिखाई देने लगेगा, सामान्य से छोटा दिखाई देने लगेगा, मतलब इतना भी छोटा नहीं लेकिन हल्का छोटा दिखाई देने लगेगा। तो ही होता है परिधि कम हो जाएगा दृष्टि का। तो ये चीज़ें हैं। प्रकाश के चारों ओर घेरा बनना, मतलब जो प्रकाश है जैसे कोई यहाँ पे बल्ब जल रहा है, ये बल्ब जल रहा है और हमारे आँख में झिलमिलाहट लग रहा है और जो चारों ओर से घिरा पड़ रहा है, जैसे इसका क्षेत्र जैसे ये है तो हमें दिखाई दे रहा है, तो हमें लग रहा है कि इसके जो बल्ब है यहीं तक दिखाई दे रहा है, यहीं तक। लेकिन जबकि सच्चाई ये है कि बल्ब पूरा रोशनी इधर तक दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या है, हमें इसके कुछ घेरा बन गया है, हमें इतने ही दूर तक ये लग रहा है कि बल्ब इतने ही दूर तक जल रहा है। तो ये चीज़ें होता है प्रकाश के चारों ओर घेरा बन जाना। दृष्टि कमज़ोर होगा, मतलब जो विजुअल है उसमें लॉस हो जाएगा। जी घबराना और उल्टी होना, दोस्तों आँख में प्रॉब्लम होगा तो हो सकता है जी घबराएगा और उल्टी भी हो सकता है। उसके बाद जो पुतली होता है आँख में, पुतली का विस्तार होगा, मतलब फैल जाएगा एवं प्रकाश में अविचलित रहेगा, मतलब पुतली फैल जाएगा। साथ ही जो हमारा प्रकाश है उस प्रकाश में अगर देखते हैं तो आँख विचलित करने लगेगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश से समस्या होगा, मतलब फोटोफोबिया होगा। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, बहुत आसान है, लक्षण भी क्या आसान है, लक्षण कितना दोस्तों इजी है कि आँख में दर्द। दूसरा है कि आँख का जो परिधि है कम हो जाएगा दृष्टि का, प्रकाश के चारों ओर एक घेरा सा बन जाएगा। उसके बाद है दृष्टि कमज़ोर हो जाएगा, जी घबराएगा, उल्टी हो सकता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं फ्रेंड
उल्टी होने के साथ में जी घबराएगा, पुतली जो होता है आँख का उसमें विस्तार हो जाएगा और साथ ही दोस्तों जो होगा प्रकाश में अविचलित होगा, मतलब अविचलित रहेगा, मतलब जो आँख है वो प्रकाश में विचलितन उसमें रहेगा। उसके बाद है प्रकाश से समस्या होगा, फोटोफोबिया होगा। तो लक्षण बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। आँख में दर्द, दूसरा है कि जो आँख का परिधि है उसमें विस्तार हो जाएगा, जो आँख का जो प्रकाश है उसके चारों ओर घेरा बनने लगेगा, दृष्टि कमज़ोर हो जाएगा, जो पुतली है उसमें विस्तार हो जाएगा और प्रकाश अविचलित रहेगा, साथ ही जो प्रकाश है उसमें देखने में समस्या होगा। तो ये सब चीज़ें जो कि एक दोस्तों जो है ग्लूकोमा वाले पेशेंट में लक्षण दिखाई देगा। तो ये सब चीज़ें हैं और आँख से हट के जी घबराएगा और उल्टी होगा इस ग्लूकोमा वाले पेशेंट का। तो ये लक्षण हम लोग यहाँ पे देख लिए, क्लिनिकल फीचर या लक्षण इसको बोलिए, सिम्टम्स जिसको बोलते हैं। अब इसको हम लोग चलेंगे निदान के तरफ, मतलब डायग्नोसिस के तरफ। इसका क्या क्या निदान होगा? तो फर्स्ट है यहाँ पे देख सकते हैं निदान में, डायग्नोसिस में कि हिस्ट्री कलेक्शन, मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे तो यहाँ पे जो फ्रेंड हम लोग देख रहे हैं निदान डायग्नोसिस में, सबसे पहला जो निदान में जो स्टेप है वो हिस्ट्री कलेक्शन, मतलब इतिवृत्ति लेना, मतलब इतिहास कलेक्शन करना कि पेशेंट का किस वजह से ये आँख में प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरा है कि फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब भौतिक एग्जामिनेशन किया जाएगा, फिजिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है उसके बाद कि स्लिट लैंप एग्जामिनेशन। दोस्तों जो स्लिट लैंप एग्जामिनेशन होता है, अगर आई में प्रॉब्लम है तो ये लैंप के सामने आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट में, प्रकाश के कॉन्ट्रैक्ट में इसका जो है परीक्षण किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, उसी को हम लोग स्लिट लैंप एग्जामिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है कि गोनियोस्कोपी के द्वारा इसका क्या है परीक्षण किया जाएगा। पेरीमेट्री, जी हाँ दोस्तों, पेरीमेट्री का मतलब क्या होता है कि आँख का परिधि का चेक किया जाएगा, यही होता है पेरीमेट्री, मतलब आँख का जो आपका टोटल जो व्यास है उसका चेक किया जाएगा कि आँख में कहीं इसके साइज में तो कम बेस नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग ऊपर देखे हैं कि आँख का जो परिधि है उसमें विस्तार, मतलब एक जगह पे कमी भी और एक जगह पे विस्तार कम भी है, तो यही देखा जाएगा। तो यही चीज़ें हैं। उसके बाद है फंडस फोटोग्राफी, मतलब जो फोटोग्राफी है उसमें आपको दिखाया जाएगा चीज़ें को। और उसके बाद है टोनोमेट्री। तो इतना सारा डायग्नोसिस जिसको हम लोग टेस्ट बोलते हैं एक ग्लूकोमा वाले पेशेंट को किया जाता है और ग्लूकोमा को पहचाना जाता है। पहला क्या था? हिस्ट्री कलेक्शन। दूसरा क्या था? फिजिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है कि स्लिट लैंप एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है गोनियोस्कोपी। उसके बाद है पेरीमेट्री। नेक्स्ट है कि फंडस फोटोग्राफी और नेक्स्ट है टोनोमेट्री। तो आप लोग को इसमें से 2-4 याद रखिएगा, वो तो ये इजी है, नॉर्मल है। उसके बाद आप लोग स्लिट लैंप एग्जामिनेशन और गोनियोस्कोपी और पेरीमेट्री, ये 3 कम से कम याद रखिएगा एग्जाम के लिए। तो ये चीज़ें हो गया डायग्नोसिस में। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब यहाँ पे हम लोग डायग्नोसिस भी देख चुके हैं, लक्षण भी देख चुके हैं, कारण भी देख चुके हैं। तो अब 2 चीज़ हमको यहाँ पे बचता है। क्या क्या बचता है? तो हम लोग को जो प्रबंधन करना था वो मेडिकल के थ्रू भी और नर्सिंग के थ्रू भी। तो मेडिकल के थ्रू में क्या क्या होगा प्रबंध? तो दवाई वगैरह या जो ड्रॉप वगैरह होगा उसके थ्रू किया जाएगा देखभाल, और नेक्स्ट प्रबंध होगा ऐसे जो कि नर्सिंग के थ्रू होगा। तो इस चीज़ को हम लोग चलिए देखते हैं। पहला है प्रबंधन में। ग्लूकोमा का प्रबंधन इसके प्रकार पर निर्भर करता है एवं यह निम्न प्रकार किया जाता है। दोस्तों जो ग्लूकोमा का प्रकार, जो ग्लूकोमा है इसका प्रबंधन, जो मैनेजमेंट है ग्लूकोमा वाले पेशेंट का, ये जो प्रबंधन है उसके प्रकार पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का ग्लूकोमा है। पहला है ड्रग थेरेपी। मतलब दोस्तों ड्रग थेरेपी के मतलब क्या है कि ड्रग के द्वारा, जैसे क्रोनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा का उपचार कुछ दवाइयाँ द्वारा किया जाता है, जैसे टिमोलोल, बेटाक्सोल, उसके बाद है ब्रीमोनिडेन और डोरजोलोमाइड। दोस्तों पहला है ड्रग थेरेपी, और ड्रग थेरेपी में किस प्रकार के ग्लूकोमा का इलाज किया जाता है? तो क्रोनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा, ध्यान में रखिएगा, ड्रग थेरेपी में क्रोनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा, इस प्रकार के ग्लूकोमा वाले मरीज का दवाइयों के द्वारा इलाज किया जाता है। दवाई क्या होता है? 2 दवाई याद रख लीजिएगा, बेटाजोलोल और नेक्स्ट याद रखिएगा कि डोरजोलामाइड और बेटासोलोल। जी हाँ दोस्तों, बेटाजोलोल, ये इसको याद रखिएगा, और डोरजोलामाइड। तो दोस्तों ड्रग थेरेपी किसके लिए है? क्रोनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा, क्रोनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा के लिए ड्रग थेरेपी है, और इसमें कुछ दवाइयाँ हैं बेटाजोलोल और डोरजोलामाइड। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। दूसरा है दोस्तों ट्राइडेक्टोमी। जी हाँ दोस्तों, ट्राइडेक्टोमी। रोगी जिन्हें ड्रग थेरेपी से लाभ नहीं होता है उनकी आइरिस का कुछ भाग सर्जरी द्वारा
तो यहाँ पे जो दूसरा है वो है दोस्तों ट्राइडेक्टोमी। अब आप लोग एक चीज़ समझ लीजिएगा, जहाँ भी टॉमी लगा आ जाएगा तो समझ लीजिएगा वो सर्जरी से संबंधित है। तो उसी प्रकार से ये जो ट्राइडेक्टोमी है, इसमें किसी पेशेंट को अगर ये ड्रग थेरेपी से आराम नहीं होगा तो उसको क्या किया जाएगा, उसके जो आइरिस है जिसको पुतली हम लोग बोलते हैं, उसका कुछ भाग को क्या किया जाता है, सर्जरी के द्वारा काट कर हटा दिया जाता है। इससे एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो समान हो जाता है। मतलब जो दोस्तों एक्वस ह्यूमर हम लोग ऊपर देखे हैं ना कि वेंट्रेरियस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर, तो जो एक्वस ह्यूमर है इसका जो आउटफ्लो होता है, जो बहाव होता है वो समान हो जाता है। किसके हटाने से, ये आइरिस का कुछ भाग सर्जरी से हटा देने से। जो एक्वस ह्यूमर है जिससे दबाव बनता है और ये फिर दबाव जो है ग्लूकोमा का रूप लेता है। तो इसी एक्वस ह्यूमर को आउटफ्लो को समान बनाने के लिए आइरिस के कुछ भाग को सर्जरी के द्वारा हटा दिया जाता है और इसी को हम लोग ट्राइडेक्टोमी कहते हैं। ये कब होता है, ड्रग थेरेपी के बाद। तो ये चीज़ें हैं। तीसरा है अदर सर्जरी। दोस्तों तीसरा में है प्रबंधन में अदर सर्जरी। अदर सर्जरी में क्या होगा, तो रोगियों में आवश्यकता अनुसार अन्य शल्य चिकित्सा भी की जाती है, जैसे आर्गोन लेजर, उसके बाद है ट्रेबुलोप्लेटेसी और ट्रेबुकलेक्टोमी। जी हाँ दोस्तों, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। पहला है ड्रग थेरेपी, उससे नहीं सही होगा तो ट्राइडेक्टोमी किया जाएगा जिसमें आइरिस को कुछ भाग को हटा दिया जाता है। और नेक्स्ट है अदर सर्जरी, मतलब कुछ और सर्जरी है जिसमें रोगियों को आवश्यकता अनुसार शल्य चिकित्सा किया जाता है, जैसे आर्गन लेजर है, उसके बाद है कि ट्रेबिकुलोप्लेटेसी है और इसके बाद है ट्रेबिकुलेक्टोमी। जी हाँ दोस्तों, ट्रेबिकुलेक्टोमी होता है और एक है ट्रेबिकुलोप्लेट टी। तो ये दो चीज़ें याद रखिएगा, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। तो ये अदर सर्जरी में ये आर्गन लेजर है, ट्रेबेक्टुलोप्लेस्टी और ये है ट्रेबेक्टोटोमी। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है चौथा है कि रोगी को आवश्यकता अनुसार एंटीबायोटिक एवं आईवी मैनिनटोल भी दिया जाता है। दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, चौथा जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, वो है कि ये कुछ रोगियों को आवश्यकता अनुसार एंटीबायोटिक भी दिया जाता है, साथ ही आईवी मैनिनटोल भी दिया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। पांचवा है तीव्र दर्द होने पर नार्कोटिक एनाल्जेसिक भी दिए जाते हैं, जैसे नेप्रिडिन और दोस्तों मॉर्फिन। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर अत्यधिक आँख में दर्द हो रहा है तो उस समय दोस्तों नार्कोटिक एनाल्जेसिक भी दिए जाते हैं, जैसे मेम्प्रीडाइन और मॉर्फिन। ये दो दवाइयाँ हैं जो कि आँख के दर्द के लिए उपलब्ध होता है अगर तीव्र दर्द कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग देख लिए, ड्रग थेरेपी भी देख लिए। ड्रग थेरेपी में दो याद रखिएगा, बेटाक्सोलोल मतलब बेटाजोलोल और डोरजोलामाइड, ये हो गया। ट्राइडेक्टोमी में क्या याद रखिएगा कि आइरिस को हटा दिया जाता है और जिससे एक्वस ह्यूमर का फ्लो समान हो जाता है। अदर सर्जरी में याद रखिएगा कि आर्गन लेजर होता है, ट्रेबिकुलोप्लेस्टी होता है और ट्रेबिकुलोटोमी होता है। ये अदर सर्जरी है जिससे आवश्यकता अनुसार किया जाता है। चौथा जो प्रबंधन किया जाता है वो एंटीबायोटिक दिया जाता है या आईवी मैनिनटोल दिया जाता है। पांचवा है अगर तीव्र दर्द हो रहा है तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक दिया जाता है, जैसे मेम्प्रीडाइन और मॉर्फिन। तो ये दो दवाइयाँ हैं। तो ये चीज़ें हो गया यहाँ पे प्रबंधन में। अब हम लोग चलते हैं नर्सिंग प्रबंध में। ये मेडिकल प्रबंध था, अब हम लोग चलते हैं नर्सिंग प्रबंध में। अब नर्सिंग प्रबंध दो टाइप से किया जाता है। पहला है शल्य क्रिया के पूर्व और एक है शल्य क्रिया के बाद। शल्य क्रिया के पूर्व मतलब सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद। तो सर्जरी के पूर्व देख लेते हैं। तो दोस्तों रोगी को सर्जरी के बारे में बताकर उसकी शंकाओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। और ये जो पहला पॉइंट है, लगभग हर एक प्रकार के दोस्तों प्री ऑपरेटिव केयर वाले मतलब शल्य क्रिया से पूर्व वाले जो भी बीमारी होगा सब में लिख सकते हैं, क्योंकि रोगी को बताना और बता के उसके अंदर का जो भी शंका है उसको दूर करना, डाउट को, बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा है रोगी के सभी आवश्यक जांचें कराई जाती है एवं उन्हें क्रम में रखा जाता है। अब दोस्तों सर्जरी से पूर्व क्या किया जाता है, रोगी के जितने भी जरूरी जांचें होता है उसको करवाकर उससे दोस्तों एक क्रम से रखा जाता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर को दे सके। तीसरा है रोगी एवं परिचित से सर्जरी के लिए लिखित सहमति प्राप्त की जाती है। अब नर्सिंग क्या करती है दोस्तों, नर्स क्या कर सकती है कि नर्स शल्य क्रिया से पूर्व सर्जरी से पहले जो रोगी है उसके परिचित से, रिलेटिव से क्या करती है, वहाँ पे लिखित सहमति पत्र प्राप्त कर लेती है। चौथा है कि रोगी को चिकित्सक के आदेशानुसार खाली पेट एनपीओ रहने के लिए कहते हैं। फ्रेंड्स जो चौथा पॉइंट है इसमें सर्जरी से पूर्व जो है डॉक्टर के अनुसार खाली पेट रहने को मरीज को कहा जाता है। पांचवा है कि रोगी के सभी जैविक चिन्हों को मापा जाता है। अब एक बार सर्जरी शुरू होने से पहले क्या किया जाता है, रोगी के सभी विटल साइन को मेजर किया जाता है।
छठा है कि रोगी को आईवी फ्लूइड्स प्रदान किए जाते हैं जिससे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहे। अब सर्जरी से पहले क्या किया जाता है, पेशेंट को भोजन नहीं देकर उसे आईवी फ्लूइड द्रव दिया जाता है जिससे उसके शरीर में फ्लूइड और जो इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस है जिससे शरीर को ऊर्जा मिल सके वो समान बना रहता है। तो ये ईजी है कि शल्य क्रिया से पूर्व क्या क्या चीज़ें होता है। तो रोगी को बताया जाएगा सर्जरी के बारे में, रोगी को सभी आवश्यक जांचें करवाया जाएगा। तीसरा है कि रोगी और उसके रिलेटिव को सर्जरी के बारे में बताकर उसे लिखित सहमति प्राप्त लिया जाएगा। रोगी को चिकित्सक के अनुसार खाली पेट एनपीओ रहने के लिए कहते हैं। साथ ही रोगी के सभी जैविक चिन्हों को मापा जाता है। रोगी को आईवी फ्लूइड प्रदान किया जाता है जिससे इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बना रहे। तो ये हो गया नर्सिंग से पूर्व देखभाल। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं नर्सिंग के पश्चात, मतलब नर्सिंग के बाद क्या क्या देखभाल हो सकता है एक सर्जरी वाले पेशेंट का। तो ये सब हम लोग ग्लूकोमा के लिए देख रहे हैं क्योंकि हम लोग देखे हैं कि ग्लूकोमा में जो है ट्यूबेक्टोमी उसमें सर्जरी के थ्रू भी इसको सही किया जाता है ग्लूकोमा को। तो ये सब ज़रूरी है। तो पहला है कि रोगी के सर्जरी स्थल को यहाँ पे देखिए हाइमेटोमा या ब्लीडिंग के लिए नियमित अंतराल पर चेक करते रहें। फ्रेंड्स, जहाँ भी सर्जरी हुआ है वहाँ पे क्या किया जाता है कि रोगी के जो भी सर्जरी किया हुआ स्थान है वहाँ पे हाइमेटोमा या ब्लीडिंग के लिए चेक करते रहते हैं कि वहाँ पे ब्लीडिंग नहीं तो हो रहा है या रक्तस्राव तो नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा है सर्जरी स्थल की एसेप्टिक टेक्निक से सफाई की जाती है। मतलब जो सर्जरी वाला स्थान है जहाँ पे चीरा लगा है वहाँ पे दोस्तों उसको विष संक्रमण मतलब उसको संक्रमण मुक्त करने का जो टेक्निक है एसेप्टिक, उससे टेक्निक से सफाई किया जाता है। तीसरा है चिकित्सक द्वारा निर्देशित सभी दवाइयाँ रोगी को समय पर देनी चाहिए जैसे एंटीबायोटिक, एंटासिड, एंटीपायरेटिक आदि। दोस्तों आप लोग कमेंट कर बताइए कि जो एंटीपायरेटिक है किस समूह का दवाइयाँ हैं, तो ये चीज़ें आप लोग बताइए। तो दोस्तों ये है डॉक्टर के निर्देशानुसार सभी दवाइयाँ समय समय पर दिया जाना चाहिए। चौथा है सर्जरी के स्थल पर किसी भी तरीके जटिलता हो तो तुरंत डॉक्टर को सूचित करना चाहिए। अब फिर मैं यहाँ पे बता दूँ कि अगर सर्जरी हो गया है और वहाँ पे कुछ अचानक से प्रॉब्लम दिख रहा है या चेंजेज दिख रहा है तो इसके बारे में डॉक्टर को तुरंत बताना चाहिए। यही चौथा पॉइंट है। पाँचवा है आँख की ड्रेसिंग करने के लिए सही मापदंड को अपनाना चाहिए। फ्रेंड्स, आँख और शरीर के अन्य हिस्सों में अंतर होता है। आँख थोड़ा दोस्तों ज़्यादा सेंसिटिव होता है और जो मान गए आँख में सर्जरी हुआ है और जो हाथ में सर्जरी हुआ है दोनों में अंतर होगा। तो इसलिए जो आँख का ड्रेसिंग होगा सर्जरी वाला उसको देख रेख करने का मापदंड अपनाना चाहिए। नेक्स्ट है छठा है हाथों को साफ करके आई ड्रॉप डालने चाहिए। हाथों को दोस्तों साफ करके आई ड्रॉप डालना चाहिए, एक नर्स का काम है प्री पोस्ट ऑपरेटिव मतलब सर्जरी के बाद। सातवां है रोगी को आरामदायक स्थिति प्रदान की जानी चाहिए। और दोस्तों ये वाला भी जो पॉइंट है सातवां, ये भी सब में होगा कि रोगी को आरामदायक स्थिति प्रदान की जानी चाहिए। ये भी सब जो भी प्री पोस्ट ऑपरेटिव आएगा उसमें आराम से लिख सकते हैं। आठवां है रोगी को IOP का मापन नियमित रूप से करके रिकॉर्ड करना चाहिए। फ्रेंड, जो IOP है जो इंट्रा ओकुलर प्रेशर जो हम लोग देखे हैं इसका नियमित रूप से रिकॉर्ड करना चाहिए कि ये कहीं तो बढ़ नहीं रहा है या तो घट तो नहीं रहा है। तो ये चीज़ें हैं। नौवां है रोगी को जोर से बोलने, हंसने व खांसने के लिए मना करना चाहिए ताकि आंख पर दबाव ना पड़े। बिल्कुल सही है क्योंकि आंख में सर्जरी हुआ है और अत्यधिक अगर हंसते हैं खांसते हैं तो उससे क्या होगा, आंख पर प्रेशर पड़ेगा और हो सकता है सर्जरी में प्रॉब्लम हो। 10वां है रोगी व उसके परिजनों को रोग के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। मतलब जो रोगी है उसके परिजन रिलेटिव को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देनी चाहिए, वही स्वास्थ्य शिक्षा होता है। 11 है रोगी को नियमित अंतराल पर किसी चिकित्सक के परामर्श लेने हेतु आने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। दोस्तों ये था 11 पॉइंट जो कि शल्य क्रिया के बाद मतलब सर्जरी के बाद जिसको हम लोग पोस्ट ऑपरेटिव बोलते हैं, सर्जरी से पहले को हम लोग प्री ऑपरेटिव बोलते हैं। दोनों नर्सिंग का भाग है देखभाल। तो हम लोग यहाँ पे देखे हैं पश्चात वाला में क्या देखे हैं कि जब रोगी का सर्जरी हो जाएगा तो उस स्थल पर हमेशा जो हेमाटोमा है उसको और ब्लीडिंग है इसको अंतराल पे चेक करते रहेंगे। दूसरा है पॉइंट कि सर्जरी स्थल को एसेप्टिक तकनीक के द्वारा सफाई करते रहेंगे। तीसरा पॉइंट था कि जो चिकित्सक है उसके निर्देशानुसार सभी दवाइयाँ का समय पर देनी चाहिए जैसे एंटीबायोटिक, एंटासिड, एंटीपायरेटिक आदि। चौथा था कि जो स्थल सर्जरी वाला है मतलब जहाँ पे आँख पे सर्जरी हुआ है वहाँ पे कोई भी चेंजेस दिख रहा है तो डॉक्टर को तुरंत सूचित करना चाहिए। आँख में ड्रेसिंग के लिए दोस्तों सही मापदंड का उपयोग करना चाहिए।
आँख में दोस्तों ड्रॉप डालने के लिए हाथ को साफ करना चाहिए। 7वां है कि रोगी को स्थिति आरामदायक प्रदान करना चाहिए। 8वां है जो आईओपी है, इंट्रा ओकुलर प्रेशर, इसका मापदंड नियमित रूप से करके रिकॉर्ड करना चाहिए, मापन करके। 9वां था कि रोगी को जोर से बोलने, हंसने, खांसने के लिए मना करना चाहिए क्योंकि उसे आँख में सर्जरी हुआ है, प्रॉब्लम हो सकता है। 10वां है रोगी व उसके परिजनों को बारे में स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। और 11 है कि रोगी को नियमित अंतराल पर चिकित्सक परामर्श हेतु आने के लिए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये हम लोग पूर्ण डिटेल ग्लूकोमा के बारे में देख चुके हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछता है एग्जाम में ग्लूकोमा के बारे में तो 15 नंबर में भी पूछ देगा या हो सकता है 10 नंबर में भी पूछ देगा। तो आप लोग बिल्कुल आसान से लिख लीजिएगा। वीडियो में जहाँ भी आपको लगता हो कि ये चीज़ नहीं याद हो रहा है, कन्फ्यूज हो रहा है, तो वहाँ पर रोक के आगे 2-4 बार मन में पढ़िएगा, रिपीट कीजिएगा आँख बंद करके, चीज़ें आपको याद हो जाएगा। और अब से एग्जाम तक अगर ये वीडियो आप रेगुलर देखते हैं तो आपको पूरा के पूरा दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट लॉन्ग है आपको याद हो जाएगा और रिवीजन हो जाएगा। बाद बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर।